Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. Today's topic is focused on nested conditions. यानी जो आपकी if conditions होती हैं उनको हम किस तरह से multiple conditions के लिए use कर सकते हैं by applying conditions within the conditions. So let's take a few examples and see how does it work. So dear students, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है नेस्टेड इफ़। अगर हम नेस्टेड इफ़ की बात करें तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज, राइट। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स जो कि इफ़ के अंदर फर्दर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अकोमोडेट कर सकती हैं। नेस्टेड का मतलब ही यही है कि यू कैन हैव मल्टीपल इफ़ कंडीशंस विद इन एन इफ़ कंडीशन और एल्स ऑफ एन इफ़ कंडीशन, यानी कि दोनों केसेस में पॉसिबिलिटी है कि ना सिर्फ आप इफ़ के अंदर फर्दर कंडीशंस दे सकते हैं बल्कि आप ऐसी भी कर सकते हैं कि एल्स के अंदर फर्दर जो कंडीशंस हैं वो आप दे सकें, या उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो कि फ़र्स्ट क्या करता है, एक इवेंट हो रहा है, एक इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है और कोई गार्ड्स नहीं है वहाँ पे, बल्कि आपने पहले चेक करना है कि पहला जो पर्सन एंटर होता है, गेस्ट एंटर होता है, सबसे पहले आपने एक वॉक थ्रू पे क्या लगाना है, एक आइडेंटिटी कार्ड का जो है ना कंडीशन लगानी है। यानी कि पहले वॉक थ्रू से वो गेस्ट एंटर हो सकता है बाय शोइंग हिज आइडेंटिटी कार्ड। अब जैसे ही वो आगे आता है, आगे देयर आर मल्टीपल हॉल्स अवेलेबल। अब हॉल के लिए उसको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है कि क्या उसके पास उस इवेंट का इनवाइट है या नहीं है, और अगर है तो उस इनवाइट के ऊपर क्या उसका हॉल नंबर मेंशन्ड है। यहाँ पे भी जो है एक और कंडीशन आ गई। अब इस केस में हो क्या रहा है कि वो उसकी सेकंड कंडीशन यानी इनवाइट और उसका जो हॉल नंबर है वो तभी सिग्निफिकेंट होगा या तभी वो वहाँ तक पहुँचेगा जब वो पहली कंडीशन को मीट करता है। यानी उसने पहली कंडीशन क्या थी कि क्या उसके पास उसका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था क्या वो अवेलेबल था। दैट वाज द फर्स्ट स्क्रूटनी टू एंटर, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन टू एंटर द मेन प्रेमिसेस, राइट। तो इसका मतलब है अगर उसके पास वो ही अवेलेबल नहीं था तो सेकंड कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी ना आपके पास, क्योंकि वो एंटर ही नहीं हुआ गेट से। तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि उसकी सेकंड कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चाहे उसके पास उसका इनवाइट था या उसके पास इनवाइट नहीं था। द पर्सन इज सेंट होम, ठीक है। इसी के ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि अगर उसके पास आइडेंटिटी कार्ड भी था, उसने शो किया, वो अंदर आ गया, अब उसके पास मल्टीपल 3 हॉल्स हैं और उसके पास इनवाइट के ऊपर मेंशन्ड है कि उसने किस हॉल में जाना है। तो इसका मतलब है कि अब उसके पास अगेन चॉइस आ गई है कि उसने कौन से इनवाइट से कौन से गेट से एंटर होना है। नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, आप ये कहें कि अगर वो अपने जो उसका इन्वाइटेड हॉल है वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि यू कैन एंटर देयर इफ़ यू आर अबव 18 years of age। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप तभी एलिजिबल हैं, आपके पास इनवाइट भी है, आपके पास आईडी कार्ड भी था और आप जो हैं वो ग्रेटर देन एज भी हैं, अपनी प्रिस्क्राइब्ड एज को भी मीट करते हैं। इसी तरह एक और कैंडिडेट है, एक और गेस्ट है, एक इनवाइट है जो उस हॉल की तरफ इंडिकेट कर रहा है जिसमें कोई कॉस्ट्यूम का कलर मेंशन्ड है। यानी कि यू कैन ओनली गो देयर इफ़ यू आर वेयरिंग ब्लैक, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। हो सकता है वो कोई कॉस्ट्यूम इवेंट हो जिसमें कोई जो है कोई थीम हो जिसमें आपने ब्लैक ही पहनना है। तो इसका मतलब ये है कि नाउ दिस कंडीशन इज़ अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। हो भी सकता है कि उसने ब्लैक पहना हो सकता है ना भी पहना हो। अब ये डिपेंड करता है, हो सकता है वो इवेंट इतना फ्लेक्सिबल है कि वो कहता है कि अच्छा अगर ये पहली 2 कंडीशंस को मीट करता है तो तीसरी कंडीशन अगर नहीं भी है तो यू कैन एंटर। लेकिन अगर वो कंडीशन भी स्ट्रिक्ट है तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू हैव टू मीट ऑल द 3 कंडीशंस इन ऑर्डर टू गेट इन देयर, राइट।
तो आप यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, वन वॉक थ्रू आफ्टर द अदर यू आर मीटिंग सर्टन कंडीशन इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट और टू गेट वेयर यू वांट टू बी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि there are multiple problems, there can be multiple problems in day-to-day lives where come across this kind of multiple condition situation, right? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के प्रॉब्लम अगर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में भी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि चूज़ अ होल नंबर, फिर मैं आपसे कहूँ चूज़ अ नंबर दैट इज़ इवन एज वेल। इसका मतलब है आपने होल नंबर में से ही चूज़ किया, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो नंबर है वो इवन होना चाहिए था। अब मैं आपसे कहती हूँ कि वो नंबर इवन तो है लेकिन वो प्राइम नंबर ना हो, सो कौन सा नंबर एलिमिनेट हो जाएगा? 2, ठीक है, क्योंकि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, वो किसी और नंबर पे डिविजिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम 2 को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी सारे के सारे इवन नंबर्स आर विद इन दैट रेंज। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने की ज़रूरत पेश आए। इन लास्ट लेक्चर इफ़ यू हैव गॉन थ्रू इट प्रॉपरली, तो हमने मल्टीपल कंडीशंस को एक ही इफ़ कंडीशन के अंदर भी अकोमोडेट किया था। यानी हमने कहा था कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं इक्वल टू, या फिर वो उसके साथ एक और कंडीशन हमने ऐड की थी कि मार्क्स चूँकि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते तो इट इज़ सपोज टू बी लेस देन 100, तो वो भी एक कंडीशन थी। वो कंडीशंस ऐसी थी जो एक ही इफ़ के अंदर अकोमोडेट हो गई थी, बट देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस जिनको आपको 1 बाय 1 हायरार्की में चेक करना पड़े। इसके लिए आपके पास क्या चीज़ हैंडी होगी, क्या चीज़ जो है वो यूज़फुल होगी, वो होगी नेस्टेड इफ़ कंडीशंस। अगर आप नेस्टेड इफ़ का टेक्स्ट देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द hierarchy or the order or the indentation while you are writing the syntax of nested if statements. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक जगह पे if के अंदर एक और if एंटर कर रहे हैं तो उसका एक ओपनिंग ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। अगर आप ओपनिंग ब्रैकेट एंटर कर देते हैं, क्लोजिंग लगाना भूल जाते हैं, इसका मतलब आपका सारा कोड की जो हायरार्की है वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि आपका जो वो कंपाउंड स्टेटमेंट थी आपकी, दे आर सपोज टू बी इनटू सम अदर इफ, बट बाय अ स्मॉल मिस्टेक यू आर पुटिंग देम इनटू सम अदर पोर्शन ऑफ द कोड। इसी तरह अगर मैंने एक इफ लगाया, एक इफ एंटर किया और उसका कुछ एल्स है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने उस इफ कंडीशन के अंदर मैंने एक और इफ जो है ना वो मेंशन कर दिया, उसका भी कोई एल्स है, तो इसका मतलब ये है कि उस इफ़ एल्स को अगर मैं प्रॉपर हायरार्की में प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ नहीं लिखूंगी तो देयर विल बी सिंटैक्स एरर। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जैसे मैंने अभी एल्स की बात की, तो एल्स इज़ ऑप्शनल बोथ इन केस ऑफ नेस्टेड इफ्स एंड द मेन इफ्स। यानी कि आपके पास जो मेन इफ कंडीशन है उसका भी एल्स ज़रूरी नहीं है कि आपको, मतलब इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी थिंग टू पुट एन एफ। आपको याद होगा कि जब हमने पहली कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी तो हमने वो सिर्फ और सिर्फ इफ़ के साथ पढ़ी थी, उसके साथ एल्स नहीं था, तो दैट वाज रनिंग परफेक्टली, विच मीन्स कि आप इफ़ के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन भी दे सकते हैं, आप सेम इफ़ के एल्स के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन भी दे सकते हैं, और उसी के एल्स के अंदर आप इफ़ कंडीशन भी दे सकते हैं। सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट आर देयर फॉर यू एक्सप्लोर, and also to use them according to your program, according to your conditions, according to the logic of what you are actually trying to obtain from it, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे हम लोगों ने पहले किया था, जितने भी अभी तक कंडीशनल स्टेटमेंट्स के या कॉन्स्ट्रक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले ये देखते हैं कि उसका सिंटैक्स क्या है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसका जो फ्लो चार्ट है वो कैसे एक्सप्लेन करता है, कैसे जस्टिफाई करता है उस पूरी लॉजिक को। सो हैव अ लुक एट द फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब ये जो फ्लो चार्ट है ये भी फ्लेक्सिबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू कि आपने किस इफ़ के अंदर क्या एल्स यूज़ किया है, किस एल्स के अंदर आपने कौन सा इफ़ यूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये
चेंज हो सकता है, बट आई एम यूजिंग अ फ्लो चार्ट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इफ एल्स स्टेटमेंट है और उसके अंदर इफ के अंदर फर्दर आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज हुई है। तो उस केस में फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको। आपने देखा कि सिर्फ जब हम एंट्री पॉइंट से एंटर हुए प्रोग्राम में तो उसने सबसे पहले हमें कहा कि एक कंडीशन चेक करें, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो सकती है या वो कंडीशन फॉल्स हो सकती है, सो बोथ कंडीशंस आर ओवर देयर, राइट। जब हम कह रहे हैं कि वो कंडीशन ट्रू है तो फर्दर इफ यू सी कि उसके पास क्या है, एक और स्कोप ऑफ इफ है। उस अगर वो फॉल्स है कंडीशन तो इसका मतलब है उसके पास क्या है, इट हैज़ अ स्कोप ऑफ एल्स टू गो टू, ठीक है। उसके पास अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दैट इज सपोज टू गो टू इफ स्टेटमेंट, अगर एल्स अगर वो फॉल्स होती है तो इट इज सपोज टू गो इनटू एल्स का स्कोप, ठीक है, जिसके अंदर फर्दर स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेंशन है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखें कि जब वो नेक्स्ट कंडीशन पे आया, यानी कि उसने नेक्स्ट कंडीशन चेक की, तो नाउ देयर आर अगेन टू पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि मैंने इफ़ भी यूज़ किया हुआ है और मैंने एल्स भी यूज़ किया है। तो इसका मतलब हुआ कि अब वो इफ़ दोबारा से चेक होगा, एक और कंडीशन चेक होगी और उसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी कि क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। इन केस ऑफ ट्रू क्या होगा कि उस इफ़ के स्कोप के अंदर, प्लीज़ रिमेंबर दैट कि द स्कोप ऑफ दिस इफ़ इज़ डिफरेंट दैन द मेन इफ़, राइट। जो मेन इफ़ का स्कोप है उसके अंदर ये वाला इफ़ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस इफ़ का अपना भी एक स्कोप है, अपनी कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट हो सकती हैं इन केस द कंडीशन ऑफ दिस इफ़ इज़ ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने टर्मिनेशन पॉइंट पे आ गया, अपने एग्जिट पॉइंट पे आ गया, जब वो वाली जो कंडीशन है वो मीट हो गई और उसमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी वो एग्जीक्यूट हो गई। तो इट कम्स डाउन टू अ पॉइंट वेयर इट एग्जिट्स द प्रोग्राम एंड कम टू द मेन इफ़ प्रोग्राम, और फिर वो उस मेन इफ़ के एग्जिट पॉइंट से जो है वो एग्जिट हो जाएगा, या अगर वहाँ पे और स्टेटमेंट्स हैं तो उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। On the other hand, if that condition was false, nested if की condition अगर false थी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो else का जो block of code है या statements हैं या जो compound statements हैं वो उनको रन करना शुरू करेगा। One by one it will execute the portion of else, right? else का मतलब ये हुआ कि अब उसने else वाला पोर्शन जो है उसको रन किया और उसके बाद इट कम्स टू द सेम एग्जिट पॉइंट और उस जो इफ़ का स्कोप है उससे वो एग्जिट कर गया। एग्जिट करने के बाद इट कम्स अगेन टू द एग्जिट पॉइंट ऑफ द मेन इफ़। अब जब वो बाहर आया वहाँ से, यानी अपने एग्जिट पॉइंट से बाहर आया, तो उसको एक और एल्स जो है वो मिल गया, यानी एल्स की या तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट्स की तरफ जाएगा या वो जो अगेन अवेलेबल स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि इफ़ के अंदर अगर कुछ और लिखा हुआ है वहाँ तो वो उसमें चला जाएगा या उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सो दैट इज़ हाउ नेस्टेड इफ़ कंडीशंस वर्क। इसकी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिस पे हम नेस्टेड इफ़ को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट अ प्रोग्राम दैट सेज दैट यू ब्रिंग अ रेड फ्लैग एंड अ ब्लैक फ्लैग। इफ़ रेड फ्लैग, if you have more number of red flags, you will get a pass. If you get more black flags, you don't get a pass. And moreover that, if you get a white flag, you get a bonus. अगर आपने इसी प्रॉब्लम को एक प्रोग्राम की फॉर्म में लेके आना हो तो इसका मतलब होगा कि आपको कहीं ना कहीं नेस्टेड कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आप उसे नेस्टेड से सॉल्व करने की कोशिश करें, और ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये सिंप्लीफाइड इनफ है टू यूज़ मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर विद इन द इफ़ कंडीशन। सिंगल इफ़ के साथ आप उसे मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ, लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सो विच वन विल बी सिंप्लीफाइड?
obviously using single if condition or single if else condition will be more simplified, क्योंकि आप जितना जितना नेस्ट करते जाएंगे कंडीशंस को उतनी ही प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। ऑल्दो उसकी एक्सटेंसिविटी यानी जो उसकी जो एक्सटेंसिवनेस है, यानी कि वो जो बहुत सारे पोर्शंस ऑफ कोड को स्किप कर रहा है वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इन एनी केस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस पे, मल्टीपल पॉइंट्स पे द प्रोग्राम हैज़ टू चेक कंडीशन and decide whether to go into that direction or the other direction. So the complexity gets increases whenever you add the nesting of if. जैसे इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास if है, within that we have an if condition and then we have another condition after that if, right? उसके अंदर भी अगर आप देखें तो एक और nesting हुई भी है, यानी if condition की. So it means that the program has to check all those conditions one by one, right? और फिर उसके अंदर का जो कोड है वो रन होना है या नहीं होना, that depends on the status of those conditions जो कि आपने अप्लाई की हैं. But program eventually has to check those conditions as well, right? और आपने देखा है कि हर जो nested if है उसका अपना एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है. तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम पहले एक एंट्री पॉइंट में एंटर होता है, फिर एक और एंट्री पॉइंट में एंटर होता है, फिर एक और एंट्री पॉइंट में एंटर होता है और फिर एक और एंट्री पॉइंट में एंटर होता है. नाउ इट हैज़ टू एग्जिट फ्रॉम ऑल द एंट्री पॉइंट्स वन बाय वन आफ्टर चेकिंग द कंडीशंस, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मे बी उसमें से बहुत सारे पोर्शन ऑफ कोड जो है वो उसको स्किप करने पड़े, लेकिन कंडीशंस और उसने एंटर ज़रूर किया है उस कंडीशन में. इफ़ यू आर मेंशनिंग इफ़ कंडीशंस विद इन इफ़ कंडीशंस, विच मीन्स कि वो कंडीशन ज़रूर चेक होनी है, विच मीन्स कि उसका एंट्री पॉइंट जो है उस स्कोप का, उस पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट का, वो ज़रूर आपके प्रोग्राम को एंटर होना पड़ेगा. That means कि complexity of the program will increase. तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर तो आपको लगता है कि वही प्रोग्राम can be done using multiple logical operators within one if statement or two if statements, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप nesting को avoid करें और क्या करें, सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके और इफ़ कंडीशंस को यूज़ करके तो आप अपना प्रोग्राम जो है वो रन करने की कोशिश करें. लेकिन अगर आपको लगता है कि उस प्रोग्राम की या उस प्रॉब्लम की ही जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सीटिंग प्लान देना है किसी एक लार्जर इवेंट का जिसके अंदर मल्टीपल हॉल्स हैं और मल्टीपल कंडीशंस हैं टू एंटर द हॉल्स, देयर आर मल्टीपल गेस्ट लिस्ट एंड देयर आर मल्टीपल वॉक थ्रू गेट्स, देयर आर मल्टीपल कंडीशंस एंड देयर आर डिफरेंट conditions that you have to check, तो उस केस में definitely nesting would be your choice. आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें चाहे आप चाहें या ना चाहें उसके अंदर कहीं ना कहीं नेस्टिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी. इट मेक्स समटाइम्स थिंग्स ईजियर फॉर अस एज वेल, यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अगर कंडीशन विद इन कंडीशन चेक करते हैं तो उससे हमें आसानी ये हो जाती है कि फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी चेक हो चुकी है, अगर फर्स्ट कंडीशन मीट करेगी तभी सेकंड कंडीशन चेक होगी. सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग a nested if condition. If you are getting this point, this is very very important कि आपका जो nested if को यूज़ करने का मकसद ये है कि जब आप nesting कर रहे हैं तो नेस्टिंग का मतलब ये है कि आपकी जो कंडीशन जिस पे अभी करंटली मैं चेक कर रही हूँ, जिस कंडीशन को, मेरी जो प्रीवियस कंडीशंस हैं वो ट्रू हुई हैं तभी आई रीच टू दिस पॉइंट, या उनमें से कोई अगर इफ़ आई एम स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर आई एम इन द एल्स इफ़ कंडीशन, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरी इफ़ कंडीशंस में से कुछ ना कुछ फॉल्स हुआ है तभी आई एम रीचिंग दिस पॉइंट. तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स होंगी तभी आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट कंडीशंस. तो जैसे मैंने सबसे पहली एग्जांपल दी थी आपको वॉक थ्रू की कि आप पहले गेट से तो एंटर हो गए, लेकिन उससे अगले गेट पे आप तभी जाएंगे जब आप पहले गेट से एंटर हुए हैं.
आपकी नेक्स्ट कंडीशन चेक ही तब होगी जब आप पहले गेट से एंटर हो गए हैं या आपने फर्स्ट कंडीशन मीट कर ली है, अदरवाइज तो कोई पॉइंट ही नहीं है आपकी सेकंड कंडीशन के रीच होने का या उस एंट्री पॉइंट से आपको एंटर होने का, कोई भी लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। सो नेस्टेड इफ कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि आप अगर देखें तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बी इट पाइथन, बी इट सी प्लस प्लस, बी इट एनी अदर लैंग्वेज, उसके अंदर इफ़ की जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर मोर और लेस विद द कीवर्ड इफ़, राइट। और उसी जो कीवर्ड के साथ क्या होता है कि आप उस कंडीशनल स्टेटमेंट को रन कर रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, अपना इफ़ और एल्स लिखना कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं जिसमें इफ़ एल्स इफ़ भी यूज़ होता है, यानी कि और भी इससे कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं या आपके पास केसेस जो हैं इस तरह के बन सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो दिस इज़ नॉट ओनली द कंडीशनल स्टेटमेंट दैट वी हैव, we also have some other sort of or types of conditional statements that we are going to discuss in coming lectures. So this is one of the examples कि अगर आप nesting use कर रहे हैं या multiple conditions use कर रहे हैं तो उसके लिए आप nested if की approach है वो use कर सकते हैं, लेकिन multiple conditions के लिए ही there are other options available as well जो हम coming lectures में discuss भी करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमने इसमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं कि आप किस तरह से नेस्टेड इफ़ को यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, या ये भी देखा कि नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है। प्लस नेक्स्ट लेक्चर्स जो होंगे उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू नेस्टेड कंडीशंस या रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड कंडीशंस। सो नेक्स्ट lecture will completely be focused on coding examples. Until then, Allah Hafiz.